नमस्कार, 16 आने सच में आपका स्वागत है। तो चलिए बात सीधा युद्ध की करते हैं। युद्ध के मोर्चे पर घिरे ईरान में अब सत्ता के गलियारों में भी हलचल काफी तेज होने की चर्चाएं हैं। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका सीमित किए जाने की भी खबरें हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कुर्सी पर संकट और यहां तक कि अमेरिका से बातचीत की कमान IRGC के हाथों में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन आखिर क्या ईरान में सत्ता का नया समीकरण बन रहा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। युद्ध के बीच ईरान में सत्ता संग्राम, खामनेई की पकड़ और मजबूत। खामनेई ने पेजेश्कियान से कहा, सेना के हिसाब से चलेगी सरकार। अराक्ची की कुर्सी पर भी संकट। अमेरिका से बातचीत भी IRGC चीफ करेंगे। ईरान अमेरिका से युद्ध भी लड़ रहा है और अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी झेल रहा है। खबर है कि सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शक्तियां सीमित करने और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से साफ कह दिया है कि सरकार अब सेना के हिसाब से चलेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की राय को ही प्राथमिकता दी जाएगी। IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी को इन मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। दावा तो ये भी है कि सुप्रीम लीडर के कंट्रोल वाली इस्लामिक फोर्स ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका से बातचीत भी IRGC के चीफ करेंगे, यानी इन मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी निर्णायक नहीं रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान पहले 28 बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार को विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों से अलग रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्कियान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उनकी सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है। अब दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक फैसले सेना की सलाह के मुताबिक ही लिए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा देने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। ईरान न तो जंग जारी रखना चाहता है और न ही उसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सांसद हुसैन अली हाजी देलीगानी ने मंगलवार को कहा, हम अराक्ची के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं। सही समय आने पर यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाजी देलीगानी ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम के दौरान हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेतृत्व दोहरा खेल खेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही और वो सिर्फ ओमान के संपर्क में है, क्योंकि वहाँ कोई एक शख्स ही नहीं जो बात करे। पूरे ईरान में कंफ्यूजन है। अब उसके पास बातचीत का ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान ने ईरान के नेताओं को जल्द से जल्द इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सोमवार देर रात फोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की और उन्हें जितनी जल्दी संभव हो इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर पहाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें आशंका है कि यह टकराव अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय लंबी खींचतान में बदल सकता है। तो देखा आपने क्या कुछ हालात है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ बोले कि ईरान की US पर जीत हुई है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का ऐलान है। और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आते हुए जिसमें ईरान की US पर जीत हुई है, ऐसे बयान दिए गए हैं। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का ये ऐलान किया, उनकी तरफ से ये बयान दिए गए। तो देखिए किस तरीके से कासिम ने ईरान को दुनिया की ताकतवर देश बता दिया है। कासिम का ये बयान है कि ईरान जो है दुनिया की सबसे ताकतवर देश है
और ऐसे में जिस तरीके से तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से तमाम बयान आए हैं, उसके बाद से इन बयानों ने हलचल पैदा कर दी है। तो मुस्तफा खामनेई की लीडरशिप में ईरान ने जीत हासिल की, ये बात जो है कासिम ने कही है। और इसी के साथ कासिम की तरफ से एक और बयान है जिसमें उसने कहा ईरान आगे भी जीत हासिल करेगा और आगे के मकसद भी पूरे करेगा। तो जहां एक तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में युद्ध अभी भी जारी है, उसी बीच कासिम का ये बयान आता हुआ कि हिजबुल्लाह चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अब जो है ईरान ने अमेरिका के ऊपर जीत हासिल कर ली है। लेकिन कहीं से भी ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर जीत हासिल कर ली, क्योंकि जब से सीज फायर टूटा है तब से लगातार हम देख रहे हैं कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, कासिम ने ईरान को दुनिया की ताकतवर देश बता दिया है और ऐसे में इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन अमेरिका की तरफ से सामने आएगा वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरीके से ये बयान दिए गए हैं कासिम की तरफ से, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो वहीं देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हूथियों ने सऊदी से नजरान किया है। तो देखिए, हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी के नजरान हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। हूथी हमलों में जाजान प्रोडक्शन प्लांट के प्रभावित होने की भी एक खबर है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, हूथियों ने सऊदी के एयरपोर्ट के ऊपर किस तरीके से बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से वहां पर हालांकि इस हमले से ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और ये वो इलाके हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पर हमले, तो देखिए सादा और किस तरीके से अन्य जगहों पर ये हमले हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हमले की तस्वीर। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हूथी हमलों पर तुर्की से बातचीत की है और बातचीत के बाद से एर्दोगन ने रेड सी में सऊदी जहाजों पर हुए हूथी हमलों की कड़ी निंदा की। तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए, कुछ तस्वीरें आप उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर एयरपोर्ट पर हमला हुआ। लेकिन सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने भी दावा किया है कि देखिए, भले ही हमले हुए हैं लेकिन इससे हमारे तेल उत्पादन के ऊपर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ा है। तो हूथी हमलों में जाजान प्रोडक्शन प्लांट के प्रभावित होने की खबर है, लेकिन ऐसा जो तेल कंपनी है अरामको, उसने साफ कहा कि हमारे ऊपर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे और हमलों की ये तस्वीरें भी कुछ हम आपको लोकेशंस दिखा रहे हैं। ये है नजरान, वो इलाका जहां पर अटैक हुआ। साथ ही आप देखिए किस तरीके से अटैक के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस पूरे हमले को लेकर तुर्की से बातचीत की है और एर्दोगन ने साफ साफ कह दिया है कि यह जो हमला हुआ है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसके विरोध में भी खड़े हैं। तो हूथी हमलों में जाजान प्रोडक्शन प्लांट के प्रभावित होने की जानकारी मिली है और उसके बाद से वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपके साथ लगातार साझा करते हुए, क्योंकि ये सैटेलाइट तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, मैप की बात करें तो उसमें भी आपने लोकेशंस देखी कि कहां पर ये एयरपोर्ट है और इसी के साथ इस पर जो हमले हुए उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। तो देखिए, लगातार एर्दोगन ने रेड सी में सऊदी पर हुए हूथी हमलों की निंदा की है और ये भी कहा है कि हम साथ में खड़े हैं सऊदी के, और अगर वहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी, आने वाले वक्त में ऐसे हमले होंगे तो हम उनका खुलकर करारा जवाब देंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं पानी में फंसे हुए हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पहाड़ों की बात कर लीजिए, आप देखिए कैसे भारी मलबा जो है वहां पर आता हुआ, और नदियां भी अपने उफान पर हैं। किस तरीके से जो पानी का लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। तो पहाड़ी इलाकों की बात करिए, वहां पर भी लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तक बारिश का पूरा असर साफ साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं क्या कुछ नजारा हो चुका है। और चलिए अब हम आपको रिपोर्ट में भी दिखाते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं।
जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर गंगा नदी के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जिले में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिसके वजह से हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इस वजह से करीब 200 यात्री रास्ते में फंस गए। राहत और बचाव दल सड़क से मलबा हटाने में जुटे हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार बारिश के कारण प्रत्येक सभी जनपदों में से भूस्खलन और जलभराव की नई नई तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं। मार्ग चाहे वो पहाड़ जौलसार बाबर का हो या फिर चार धाम यात्रा मार्ग की बात करें, उसमें चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री का हो या फिर केदारनाथ विधानसभा के केदारनाथ में जो पैदल सड़क मार्ग है वो भी धंस गया है। भूस्खलन होने के कारण और जल भराव होने के चलते प्रशासन ने फिलहाल मौके पर मार्ग को अवरुद्ध किया है ताकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़ रहे। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पे भी जो है कई ऐसे मार्ग हैं जो कि बंद भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो चुके हैं और उनको प्रशासन के द्वारा लगातार रोका जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना होने से बच जाए। फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन समेत कई विभाग ऐसे हैं जो कि आपसी समन्वय बनाकर मार्गों पर गश्त लगातार कर रहे हैं और जगह जगह जेसीबी मशीन लगाकर काम को सड़क को खुलवाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार हो रही बारिश के कारण इन इलाकों में फ्लैश फ्लड, जल भराव और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। हिमाचल प्रदेश में पिछली रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। आज आईएमडी शिमला द्वारा हिमाचल के हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी लगातार बारिश के कारण प्रदेश में जल भराव, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी आपात स्थिति के लिए आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो 1070 या 1077 पर आप आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। शहर के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। हालांकि कुछ इलाकों में जल भराव और धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। पंजाब के राजपुरा में हुई बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। राजपुरा के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश का दौर जारी है। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गईं और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह के समय ऑफिस जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केरल के कोच्चि चालो ब्रिज इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई घरों तथा सड़कों का संपर्क प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। केरल में बारिश के कहर का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई और 7 लापता हैं। प्रशासन ने तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय है।
कहीं जल भराव, कहीं उफनाती नदियां और कहीं भूस्खलन जैसी घटनाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो बारिश ने कैसे लोगों का हाल बेहाल कर लिया वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं कांकेर की। कांकेर के खैरी पदर गांव आज भी विकास की दौड़ में काफी पीछे है। यहां नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। कोयली बेड़ा इलाके में मलेरिया से जूझते ग्रामीण आज भी स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने के लिए उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसे में लोग बेहद परेशान भी हैं और उनकी चिंताएं हैं कि आखिर उनकी समस्याएं कब दूर होंगी। इस रिपोर्ट में देखिए। एक मां की गोद में बीमार मासूम, आंखों में चिंता और सामने उफनती नदी। ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं बल्कि कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकासखंड के खैरी पदर गांव की है, जहां पर एक मां अपने बीमार बच्चे को घर ले जाने की जद्दोजहद कर रही है। ये यहाँ के लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि सिस्टम की उस हकीकत को बयां कर रहा है, जहां इलाज के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। कांकेर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों के लिए अस्पताल तक पहुंचना किसी जोखिम भरे सफर से कम नहीं। खैरी पदर गांव में भी एक परिवार के एक बच्चे को पिछले 4 दिनों से तेज बुखार था। हालत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां जांच के बाद मलेरिया पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। लेकिन जब इलाज के बाद परिवार वापस अपने गाँव लौट रहा था तो रास्ते में उफनती नदी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। नदी पार करने के लिए परिवार वालों को घंटों तक डोंगी का इंतजार करना पड़ा। तेज बहाव के बीच छोटी सी डोंगी के सहारे नदी पार करना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। कंदाड़ी पंचायत के कई गांव के ग्रामीण इसी समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में इन गांवों का संपर्क कई बार मुख्य इलाकों से कट जाता है, जिसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके गाँव से काफी दूर हैं। मजबूरी में उन्हें निजी चिकित्सकों और मेडिकल स्टोर से इलाज करवाना पड़ता है। निजी इलाज का खर्च गरीब आदिवासी परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन खैरी पदर जैसे गाँवों की तस्वीर उन दावों पर सवाल खड़े करती है। यहाँ बीमारी से लड़ने से पहले ग्रामीणों को सड़क, नदी और दूरी जैसी चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ मलेरिया का बढ़ता खतरा है तो दूसरी तरफ इलाज तक पहुंचने का संघर्ष। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के करीब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कांकेर के इस आदिवासी इलाके की तस्वीर ये बयां कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ अस्पताल बनाने से नहीं बल्कि मरीज तक समय पर पहुंचाने की व्यवस्था से भी पूरी होती है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है और आखिर कब बदलेगी खैरी पदर गांव की ये तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां एक नया प्रयोग हुआ है और जहां पर एक नए प्रयोग की दस्तक सामने आई। सियासत के पुराने चेहरों के बीच प्रशांत किशोर की जीत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जनसुराज के इस प्रदर्शन को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक सोच के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा। क्या प्रशांत किशोर ने जनता के बीच अपनी नई पहचान बना ली है? क्या ये जीत आने वाले चुनावों में बिहार की राजनीति का समीकरण बदल सकती है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये जुलूस सिर्फ जश्न का नहीं, जीत का है। एक ऐसी जीत जिसे लेकर न जीतने वाला आश्वस्त रहा, न हारने वाला। पिछले 24 घंटे से 2 नाम चर्चा में हैं, बांकीपुर और दतिया। वजह बीजेपी की शिकस्त। इसमें भी बांकीपुर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वो सीट थी
जिसे लेकर बीजेपी के दावे बहुत बड़े थे, शायद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के सच से भी बड़े। तभी तो प्रशांत किशोर की जीत की ये गूंज दिल्ली देश से निकलकर दुनिया तक पहुंच गई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर बांकीपुर ने कभी ना भूलने वाला इतिहास बना डाला है। नहीं, बांकीपुर की जीत को इस तरीके से देखते हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति, गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर लोगों ने यहाँ हराया है तो जो क्या बदला है, बदला ये है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है, जो नेतृत्व बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार्य है कि उस व्यक्ति का जो चाल चरित्र, चेहरा है, उसको लेकर बिहार के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट लिया था, उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर उड़ाकर बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो लोगों को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। प्रशांत किशोर की आधिकारिक सियासी शुरुआत है। अब वो बिहार विधानसभा के सदन का हिस्सा होंगे। गिनती में वो और उनके साथ भले ही कम हों, लेकिन विपक्ष की मुखर आवाज होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वो अब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरते आए हैं, ये माना जाना चाहिए कि बिहार विधानसभा में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी के अति विश्वास, जिसमें कि 45 बरस तक जनता का मिला प्यार, जिसकी बदौलत पहले नवीन किशोर फिर नितिन नवीन इस सीट पर जीतते रहे, उसका भरम भी इस चुनाव में टूट गया। वो भी तब जब बीजेपी के बड़े दिग्गज इस चुनाव में लगे थे। हालांकि अब हार के बाद सुर सबके बदल गए हैं। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था। इसलिए बहुत लोग खुश न हो। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के चुनाव हारने की बड़ी वजह, वैसे तो चुनाव में हार जीत मिलती रहती है, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी के खिलाफ माहौल की अगर बात करें तो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बदलना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर मजबूत उम्मीदवार की कमी, बिहार में युवाओं के गुस्से से अलग चुनाव को देखना, पेपर लीक और यूजीसी जैसे मुद्दों को भुलाना, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें किनारे कर बीजेपी अपनी इस पारंपरिक सीट को पक्का मानकर चल रही थी। लेकिन ये संयोग है कि ये सारी चीजें इन्हीं चुनाव के बीच अपने चरम पर रहीं। खासकर युवाओं का गुस्सा जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर रहा, जिन पर लाठियां भांजी गई, AK-47 तक का इस्तेमाल किया गया। माना जा सकता है कि बांकीपुर सीट की समीक्षा जब पार्टी करेगी तो इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करेगी। ये ठीक है कि अभी बिहार चुनाव में 4 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन सच ये है कि जेन जी की आवाज को परे रखकर सरकार अपने मुद्दे जनता के बीच नहीं रख सकती, ये तो तय हो ही गया है। बांकीपुर की छोटी विधानसभा से जीत के बड़े मायने हैं। ये बात बीजेपी को समझ आ गई होगी। नहीं आएगी तो प्रशांत किशोर अब उसे सदन से लेकर सड़क तक याद दिलाने के लिए मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बांकीपुर में इस बार बीजेपी की हार ने बीजेपी के लिए बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब अब बीजेपी ढूंढ रही है। चलिए बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ पुलिस की जीप से 2 लोगों को बाहर निकालकर उनकी पिटाई करती हुई नजर आई है। वायरल वीडियो के बाद दावा किया गया कि कांवड़ियों ने सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मियों को पीटा, लेकिन मेरठ पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मामला पुलिसकर्मियों से मारपीट का नहीं बल्कि 2 कांवड़ियों के बीच हुए विवाद का है।
क्या कुछ विवाद रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कौन आ रहा है मेरे पास? मेरठ के दौराला थाना इलाके में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौन आ रहा है मेरे पास? वीडियो में बड़ी संख्या में कांवड़िये पुलिस की जीप के आसपास जमा दिखाई दे रहे हैं। भीड़ जीप के अंदर बैठे 2 लोगों को बाहर खींचती है और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर देती है। कहीं थप्पड़ बरसते हैं, कहीं लाठी डंडे चलते नजर आते हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक युवक जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागता दिखाई देता है, लेकिन भीड़ उसका पीछा करती है और खेत में भी उसके साथ मारपीट करती है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भीड़ ने सादी वर्दी में मौजूद पुलिस कर्मियों को पुलिस जीप से बाहर निकालकर पीटा। कुछ पोस्ट में पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की बातें भी कही गई थी। हालांकि मेरठ पुलिस ने इन दावों को गलत बताया। पुलिस का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों की पिटाई होती दिखाई दे रही है वो पुलिसकर्मी नहीं बल्कि कांवड़िये हैं। मेरठ पुलिस के मुताबिक नोएडा में रहने वाले 2 युवक बाइक से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। इसी दौरान दौराला इलाके में उनकी बाइक की टक्कर सामने से आ रहे दूसरे कांवड़िये से हुई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया। मामले की सूचना मिलने पर दौराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद भीड़ से बचाने के लिए दोनों युवकों को पुलिस जीप में बिठाया गया, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कुछ कांवड़िये आक्रोशित हो गए और उन्होंने जीप को घेर लिया। भीड़ ने जीप में बैठे युवकों को बाहर खींच लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी भीड़ को रोकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। मारपीट के दौरान दोनों युवकों के कपड़े फटे हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर मेरठ पुलिस ने सफाई दी है। मेरठ के एसएसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की बात गलत तरीके से फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विवाद 2 कांवड़ियों के बीच बाइक टक्कर के बाद हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मेडिकल कराया गया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को पीटने वाले 5 कांवड़ियों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िये सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठाकर ले जाया जा रहा था, तब उस कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वायरल वीडियो ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की जीप से आरोपियों को बाहर निकालकर पिटाई करना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ के नागरामुड़ा इलाके में प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई। जंगल क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस विधायक का आरोप है कि सीएम साय आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बजाय कठपुतली बनकर ही रह गए हैं और आखिर सीधा सीधा फैसला क्यों नहीं ले लेते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रायगढ़ में कोयला परियोजना को लेकर विरोध तेज। पेड़ कटाई के विरोध में उतरे ग्रामीण। पेड़ काट रहे मजदूर मशीन लेकर भागे। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बजाय सीएम कठपुतली बनी। देखिए कैसे पेड़ काट रहे मजदूर भाग रहे हैं। कहीं कैमरे में चेहरा ना दिख जाए,
कहीं उनकी करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड ना हो जाए, इस डर से न्यूज इंडिया का कैमरा पहुंचते ही पेड़ कटाई कर रहे मजदूर भाग खड़े हुए। वहीं अधिकारियों की दलीलें ग्रामीणों के तो गले नहीं उतर रही हैं। मैं चाहूंगा इधर पीछे दिखा दीजिए कि मीडिया को देखते ही अपना अपना औजार लेकर यहाँ पे भगना शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर इसी प्रकार के इनका खेल चलता है। सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पे 5 बजे तक काटते हैं। जब ग्रामीण आते हैं या कि कोई मीडिया आती है तो उसके पहले 9, 2, 11 हो जाते हैं। कुल मिला के कहीं न कहीं जो ठेकेदार हैं इस प्रकार जंगल का काटने का ठेका लेकर कटिंग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हमेशा हर मामले में उसमें रहते ही है। वन विभाग के बिना कोई पेड़ नहीं काट सकते। उसमें जो भी काट रहे हैं रेंजर साहब को हम लोग सूचित करते हैं और रेंजर साहब के द्वारा इसको काम किया जाता है। पेड़ तो उठाना तो पड़ेगा जब काटे तो जब पेड़ कट रहे तो वन विभाग आ रहा है, जब पेड़ कटने का जब समय आता है तब उस समय भी तो वन विभाग का टीम ही रहता है। उस समय भी वन विभाग की टीम ही रहता है। पूरा टीम हम लोगों का टीम उधर मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है जिस जंगल पर उनकी आजीविका, संस्कृति और परंपराएं निर्भर हैं, उसी क्षेत्र में भारी मशीनों के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर की गई कटाई से क्षेत्र के पर्यावरण, भूजल, वन्य जीवों और वन उपज पर निर्भर हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यदि पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारा काम ना शासन प्रशासन कंपनी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो इसीलिए आप लोग आए तो आपके माध्यम से कम देश में ये मैसेज जाए कि यहाँ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इस वजह से हम लोग दौड़ के आ गए आपके पास। नागरा मुड़ा समेत कई इलाकों में पेड़ कटाई के खिलाफ विधायक ने साय सरकार को निशाने पर लिया है। विधायक ने सीएम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा टारगेट बनाकर अडानी, अंबानी, जिंदल जैसी इंडस्ट्रीज की कंपनियां इन इलाकों में स्थापित हो रही हैं और सीएम आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ने की बजाय कठपुतली बनकर रह गए हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में जब से उनकी सरकार बनी है, आप कहीं पर स्टैंड लेते देखे, आदिवासियों के लिए बोलते देखे कि मैं आज आदिवासियों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं आदिवासियों का जंगल बचाऊंगा, मैं अपने आदिवासी भाइयों के लिए लड़ूंगा, ऐसे कहीं आप कहीं पर भी बाइट में देखे हैं, सुने हैं? नहीं सुने हैं। तो आज जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो क्या एक कठपुतली बन के रह गए हैं? कंपनियां अपने फायदे के लिए पेड़ कटवा रही हैं, जबकि सरकार और शासन प्रशासन पेड़ कटाई से मुंह फेरे हुए है। ऐसे में सरकार को कोयला परियोजना के लिए ग्रामीणों के आंदोलन पर ध्यान देने की खास जरूरत है। इनका साफ कहना है कि यहाँ पे जिंदल लगातार फोर्स लेकर आता है और यहाँ से जंगल को काट के करीबन यहाँ पे लाखों पेड़ को यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाती है, सिर्फ मात्र वही कोयला के लिए प्लांट के लिए। यहाँ पे लगातार तमनार के गांव अंदर घुसकर लगातार जिंदल ये जंगल जमीन छीनने का काम कर रहा है, जिससे यहाँ से ग्रामीणों का पेट चलता था, उसी पेट को यहाँ पे जिंदल और सरकार मिलकर यहाँ पे ग्रामीणों को खेदने में लगे हुए। अब देखना होगा कि जो पेड़ कट रहा है इसमें शासन प्रशासन का योगदान रहता है या उसको रोकने का कदम कुछ उठाएगी और उसमें कार्रवाई करेगी। अब न्यूज इंडिया में खबर चलने के बाद अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार इसमें कितना एक्शन लेती है। आप तब तक बने रहिए, न्यूज इंडिया देखते रहिए। कैमरामैन प्रतीक सिंगर के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट रायगढ़। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वेल में तमाम विधायक पहुंच गए और जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए। हंगामा इतना तेज हो गया कि खुद स्पीकर को कहना पड़ा कि यह सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। हालांकि हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा और ऐसी ही तस्वीरें आती रही, लगातार शोर शराबे की तस्वीर आती रही। और आप देखिए किस तरीके से वेल में पहुंचकर तमाम विधायक जोरदार प्रदर्शन कर रहे और मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो देखिए विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज क्या कुछ रहा है वो आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नियम 311 में कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने नोटिस दी थी कि तत्काल सारी कार्यवाही रोक करके सदन में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विषय पर चर्चा कराई जाए। ये हमारी मांग थी, हमने नियम के तहत दी थी और उस नियम में प्रावधान है कि तत्काल उस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। ये विशेषाधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय का।
हम चाहते थे कि सब पहले इस अति महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो जाए, उसके बाद सदन की सारी कार्रवाई चले। और आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्षों में सदन में हमने हमेशा सहयोग किया है कि सकारात्मक चर्चा हो, पर ये विषय ऐसा था जहाँ पे हम सिर्फ ये चाहते थे कि पहले इस पे चर्चा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु राम का विषय महत्वपूर्ण ना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा चोरी का विषय महत्वपूर्ण ना हो, पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए और एनडीए अलायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चाहते थे चर्चा हो। जिस तरह से आज गतिरोध पैदा हुआ सदन में, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार को क्या दिक्कत थी कि वो पहले इस विषय को सुन लेती। लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही पर है। तो हम विपक्ष के लोगों को इसका डट कर के विरोध करना है, चाहे हाउस चले न चले, हमें विरोध करना है। अगर तानाशाही चलेगी, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग इसका सरकार का विरोध करेंगे। आज विधानसभा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन हंगामा जोरदार हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि सबसे पहले नियम 11 के तहत राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा करे सरकार। सदन की कार्रवाई बाधित रही, स्थगित कर दी गई। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय मंत्री दयाशंकर मिश्रा। दयालु जी, सर, जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा कि पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी की चर्चा हो, उसके बाद और कोई चर्चा हो, कैसे देखते हैं? शोरगुल हंगामे करते हैं, लेकिन जब सदन राजी हो गई चर्चा कराने को, बार बार आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि आप वापस लौट जाइए अपनी कुर्सियों पे, हम चर्चा करेंगे। फिर चर्चा वो करना नहीं चाहते, वो चर्चा की आड़ लेके हंगामे करना चाहते हैं। हंगामा करना उनका शौक है, वो लेवल में बैठना, शोर करना, नारेबाजी करना, सदन की गरिमा के अनुरूप काम करना उनका शौक बन गया है। किसी सत्र की शुरुआत, अब आप अतीत में झांकिएगा तो आपको लगेगा कि 9 वर्षों में कभी किसी दिन सदन को अच्छे से चलने न दिया हो। तो ये ज़बरदस्ती मुद्दे तलाशते रहते हैं और उन पर चर्चा न करके, चर्चा सरकार राजी है, क्यों नहीं करेगी? सरकार ने बड़ी कड़ाई से उस पर SIT की जाँच करा और उस पर जो भी अपराधी थे, जो जिनकी भागीदारी थी, जो चोरी में लिप्त थे, वो जेल गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं। अब वो क्या चाहते हैं? आगे SIT की रिपोर्ट पटल पर रखवाना चाहते हैं, उनका कहना है। वो भी आएगी, पटल पे आएगी, लेकिन अभी तो जांच चल रही है। जांच के दरमियान ये जो प्रोसेस हुई, जेल गए लोग, मैंने आपसे कहा ना कि जांच जब अगर समाप्त हो जाए तो फिर आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो तो बस एक बहानेबाजी है। सब कुछ बहानेबाजी है। उसकी आड़ में सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना और सदन को जानबूझकर चलने न देना। किसी भी पॉजिटिव चर्चा में, किसी भी तरह की चर्चा में वो कभी भाग लेना नहीं चाहते। इसके पहले भी जो सदन चलती थी तो आपने देखा कि उस चर्चा से बचना चाहते हैं और झूठी आवाज़ उठा के जनता को गुमराह करना। ये थे हमारे साथ आयुष मंत्री, जिन्होंने हमारे कई सवालों का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। बल्कि दाम की चोरी हो जा रही है। कोई कहता है 79 लाख है, कोई कहता 4 करोड़ है, कोई कहता 12 करोड़ है। इसलिए हम लोग आज चाहते थे इसी पर 311, क्योंकि इससे ज्वलंत, इससे महत्वपूर्ण सवाल कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग चाहते थे कि आज सारे काम रोककर उस पर चर्चा हो जाए, सरकार जवाब दे दे क्या हो रहा है। लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए, वो मान नहीं रहे थे, तो हम लोगों के पास कोई इशारा नहीं था। विवश होकर के हम लोग उनके बेल में गए। और वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का गौरव बढ़ाने वाली स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस शानदार उपलब्धि के बाद लवलीना ने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की और आगे के लक्ष्य पर खुलकर बात की। सुनिए। कॉमनवेल्थ गेम में बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है। करीबन 49 मेडल भारत को मिले हैं और हमारे साथ बॉक्सर मौजूद हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल अर्जित किया है। उनसे बात करते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, क्योंकि गोल्ड मेडल के लिए प्रयास कर रहे थे, सिल्वर मिला और लगातार देश का नाम ऊंचा करती नजर आई हैं।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर कंपटीशन में ही मेरा मेडल है। ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियन भी मैं हूँ। बस कॉमनवेल्थ में रह गया था, इस बार ये भी पूरा हो गया। और हाँ, सिल्वर है, अगर गोल्ड होता तो और भी ज़्यादा खुशी होती मुझे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरा कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही हो रहा है कि गोल्ड मेडल मैं अपने देश को दिला पाऊँ। वैसे अभी एशियन गेम्स भी है तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने देश को गोल्ड मेडल दे पाएँ। अपकमिंग कई इवेंट्स हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे 2030 भारत खुद मेज़बान कर रहा है, उसकी तैयारी किस तरह से रहेगी आप लोगों की? तैयारी क्योंकि इसमें मुझे सिल्वर मिला तो और भी ज़्यादा टफ तैयारी रहेगी और भी ज़्यादा मेहनत करना है मुझे गोल्ड दिलाना है। तो नेक्स्ट एशियन गेम्स है, उसके लिए पूरा फोकस करना है और फिर नेक्स्ट ईयर से हम लोगों का ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी स्टार्ट हो रहा है। आपकी खेल मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद खेल राज्य मंत्री से भी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। आप इसे किस तरह से शेयर करेंगे अपना अनुभव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें तो क्या कुछ आप अपना अनुभव बताएंगे उनको? ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम खेल मंत्री जी सर से भी मिले, फिर अभी मैडम से भी मिले, हम अगर पीएम सर से भी मिलेंगे। हम जब खिलाड़ी कुछ करके आते हैं, हम जब मिलते हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं और हम लोगों को अच्छा गाइड करते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, हम इससे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ किया है और सभी हमारे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा फील होता है हमें। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा की जा रही है। पदक तालिका में टीम इंडिया ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया मुकाम हासिल किया। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं महिला एथलीट्स ने भी अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। अब खिलाड़ियों की नजरें एशियन गेम्स की तैयारी पर हैं। भारत के इस शानदार प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से से खास बातचीत की है। सुनिए। भारत की बड़ी उपलब्धि, कॉमनवेल्थ गेम में 39 से ज़्यादा मेडल्स मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि अंक तालिका में चौथे नंबर पर भारत रहा है। इस मुद्दे बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री खेल रक्षा खड़से हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? काफ़ी बड़ी उपलब्धि और आप देख सकते हो कि इस कॉमनवेल्थ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से हुआ है। आज हम चौथे नंबर पे पहुंच गए और मुझे लगता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 32-35 मेडल, लेकिन आज 39 तक हम पहुंच गए। जबकि इस कॉमनवेल्थ में काफ़ी सारे डिसिप्लिन नहीं थे जिसमें भारत अच्छा करे। जैसे हम शूटिंग बोल सकते हैं, उसमें भी भारत अच्छा करता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी 39 मेडल्स आना हमारे देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और सबसे अहम बात, आज मैंने सभी हमारे एथलीट्स को यहाँ पे बुलाया था, तब डिस्कशन चल रहा था, तो एक बड़ी गौरव की बात हमारे देश के लिए कि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं आज दुनिया के सबसे टॉप के एथलीट्स बन चुके हैं बॉक्सिंग में। जबकि सबसे बड़ी बात है कि आज भारत देश बॉक्सिंग में आज टॉप में आ रहा है और हमारे सभी महिलाएं एथलीट्स अच्छा परफॉर्म कर रही, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो जितना भी हम रिफॉर्म आज प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हम देख रहे हैं कि जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि स्पोर्ट्स को भी एक डेवलपमेंट की तरफ हम लेके जाए, एक सॉफ्ट पावर की तरफ हम इस पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को आगे, हमारे देश को आगे रखें। और जो हमारा विजन है कि 36 में हमें ओलंपिक होस्ट करना है, इस आने वाले 10 साल में हमें पूरे देश में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाना है, हर विलेज तक, हर घर तक हमें स्पोर्ट्स को लेके जाना है। और जो हमारा देश का टैलेंट है, क्या जो छोटे छोटे गाँव में जो हमारा टैलेंट है उसे एक सही प्लेटफॉर्म मिले और वो हमारे देश के लिए खेले। क्योंकि जब एक एथलीट खेलता है तो सिर्फ वो अकेला खेलता नहीं है, तो पूरा देश उसके साथ सपोर्ट के लिए रहता है, पूरा देश खेलता है। तो एक डेवलपमेंट की हम साइन भी बोल सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज हमारे एथलीट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज दुनिया में टॉप में, आज टॉप 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन पे आज दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सवाल 2030 में भारत मेज़बान करेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है खिलाड़ियों से? आप क्योंकि लगातार खिलाड़ियों से इंटरेक्शन करती हैं, लगातार मुलाकात करती हैं, ये लोग बड़ा टूर्नामेंट खेल के आए हैं, बड़े विजेता के तौर पर निखर के आए हैं, तो 2030 की क्या उम्मीदें हैं आपको?
देखो, आज का जो रिज़ल्ट हमने देखा है तो उम्मीदें और इससे ज़्यादा है, क्योंकि हम खुद भारत देश होस्ट करने जा रहा है 2030 में कॉमनवेल्थ। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो हम पूरी तैयारी में लग चुके हैं, काफ़ी तैयारी हमारी हो भी चुकी है। आज कई इंटरनेशनल कंपटीशन भी हम हमारे देश में भी होस्ट करना हमने शुरू कर दिया है, और एक उसका ही पार्ट है कि जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे होस्ट करें तो काफ़ी हमारे एथलीट्स को एक एक्सपीरियंस भी रहेगा, यहाँ के लोगों को भी स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा, जो भी एडवांटेज है स्पोर्ट्स के उसके बारे में पता चलेगा, वेन्यू के बारे में पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हम ला पाए, जैसे अब आज हम 39 तक पहुँचे, तो ऑफ कोर्स 30 में तो ज़्यादा सभी डिसिप्लिन में हमारे एथलीट्स पार्टिसिपेट करें, तो कोशिश यही है कि वो 75 के ऊपर हम लेके जाए मेडल को, और ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स हमारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, खेले। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो देखिए, देश की नजरें 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स पर हैं, जिनकी मेजबानी भारत करेगा। इसी बीच खेलों की मेजबानी को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए मांग उठाई कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को दी जाए या फिर राज्य को सह मेजबान बनाया जाए। तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, उनका पोस्ट भी आपने देखा सोशल मीडिया पर कैसे वो पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले हरियाणा के साथ भेदभाव किया जा रहा। ऐसे में अभिनी खेलों की मेजबानी को लेकर राजनीतिक बहस भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है, और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी आगे जाकर ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। के कॉमनवेल्थ विजेताओं को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉमनवेल्थ गेम 2030 हरियाणा में हो, हरियाणा में हो। ये तस्वीर संसद की है, जहां कांग्रेस का ये प्रदर्शन हरियाणा को उसका हक दिलाने के लिए है, और इसकी कमान संभाली है रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो लगातार इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान खेलों में रहता है, ठीक उसी तर्ज पर हरियाणा को भी मेजबानी में हिस्सा मिले। हमारी मांग है सरकार से, हमें गौरव है कि देश को मौका मिला है 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन का, मगर मेजबान प्रदेश हरियाणा हो, क्योंकि जब लाखों करोड़ का निवेश होगा खेल ढांचे को तैयार करने में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, तो वो हरियाणा में अगर होगा तो उसमें भारत माँ की झोली ज़्यादा मेडल से भर पाएंगे हमारे खिलाड़ी। आपने देखा पिछले 15 वर्ष में, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाई खेल हो, हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 50% से ज़्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। इस कॉमनवेल्थ खेलों में भी 13 में से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। ऐसे में इतने लाखों करोड़ का निवेश सरकार ने कहा कि हम अहमदाबाद में करेंगे। सरकार एक दृष्टि से सारे राज्यों को देखे, सरकार राज धर्म निभाए। अगर हम 2030 के कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन ही नहीं, उसमें देश को नंबर 1 पे पहुंचाना चाहते हैं, तो कहां पे खेलों में निवेश होना चाहिए पूरा देश जानता है। सरकार राज धर्म निभाए, मगर लगता है सरकार राज धर्म नहीं, सरकार राज्य धर्म निभा रही है। सरकार इस बात से ऊपर उठे, राज धर्म निभाए, हरियाणा को खेलों का आयोजन का अवसर दे। बीते 2 दिनों से ये मुद्दा दिल्ली में गूंज रहा है। दीपेंद्र हुड्डा इसे उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर राज्यवार मेडलों की लिस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की राज्यवार पदक तालिका। हुड्डा ने पदक तालिका में बताया कि गुजरात 0 मेडल हासिल किए हैं और उसको जिम्मेदारी मिल गई है। हरियाणा 11, 13 में से 7 स्वर्ण पदक सहित, मणिपुर 4, तमिलनाडु 3, बिहार 2, दिल्ली 2, महाराष्ट्र 2, केरल 2, पंजाब 2, उत्तर प्रदेश 2, उत्तराखंड 2, त्रिपुरा 1, राजस्थान 1, आंध्र प्रदेश 1, असम 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 1, कर्नाटक 1, गुजरात 0। पोस्ट के आखिर में हुड्डा ने लिखा,
राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए गुजरात राज्य को चुना गया है। इसको दीपेंद्र हुड्डा ने राजधर्म करार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने गुजरात की जिम्मेदारी देने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले हरियाणा में भी बड़े हुड्डा यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा सरकार को इस मसले पर घेर चुके हैं। वो पूर्व की कांग्रेस सरकार की नीतियों के मुकाबले बीजेपी सरकार की नीति और नियत में खोट बता चुके हैं। जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है, होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी वास्ते खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती करना। हालांकि बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। वो कांग्रेस पर बिना सोचे समझे मुद्दा उठाने का आरोप लगा रही है। मशहूर रेसलर रही और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था तब ये आवाज क्यों नहीं उठाई। दीपेंद्र जी, आपने 10 साल तक जब आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे तब हरियाणा की मेजबानी की याद नहीं आई आपको? एक नेशनल स्तर का गेम्स तो हरियाणा में कराया नहीं गया आपसे। कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी भले ही 2030 में भारत को करनी है, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। भारत में इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाना है, लेकिन इसे लेकर सियासत अभी से गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ 16 आने सच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।